देखो अपन कर रहे थे शल्यहारण विधि, अपन ने कर दिया था शल्य की गतियाँ, शल्यहारण क्रम, शल्य की गतियाँ, नष्ट शल्य का सामान्य ज्ञान। तो प्रविष्ट लक्ष्य के स्थानानुसार लक्षण, भाई क्या लक्षण मिलेंगे, त्वचा पे जाएगा तो क्या लक्षण मिलेगा, मांस पे जाएगा तो क्या लक्षण मिलेगा। और त्वचा में कोई शल्य छुपा हुआ तो कैसे पता करोगे, मांस में कोई शल्य छुपा हुआ तो कैसे पता करोगे, ये सब लक्षण देखने को बाद में। अब कोष्ठ के भी देख लिए थे, मर्म के भी देख लिए थे। अब करेंगे शल्य अपकर्षण के उपाय। मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी अपने अंदर प्रवेश कर गई, जैसे कोई लड़ाई में गया, किसी ने बंदूक चला दी, आपकी गोली लग गई पैर में, तो आप कैसे निकालोगे। तो शल्य अपकर्षण उपाय, शल्य निकालने के मुख्यतः दो उपाय, प्रतिलोम विधि और अनुलोम विधि। शल्य जाने की दिशा के विपरीत दिशा से, जैसे अपने पैर में गोली लगी, ठीक है, मतलब जैसे कि आप ध्यान से देखना, जैसे पैर की उंगलियां, अभी पैर की उंगलियां देखो, पैर की उंगलियों की तरफ से बंदूक की गोली लगी, आप फिर उसको निकाल रहे हो किसकी तरह, साइड से, अंगूठे, क्योंकि अंदर सीधा अंदर उसके बीच में आ गई, तो आप फिर अंगूठे की साइड से ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल रहे हो, तो मतलब प्रतिलोम विधि। अनुलोम विधि क्या है, शल्य जाने की दिशा से समान दिशा में, तो अपनी जो पैर की उंगली है ना, उस दिशा से मान लो एंटर हुई गोली, तो उसी दिशा से शल्य को बाहर निकाल रहे हो। तो समझ में आया ना। जैसे कि ये डायग्राम देखो, ये पैर है, ठीक है, यहाँ से मान लो ये गोली चली गई इस दिशा से, अगर आप मान लो इस दिशा से निकाल रहे हो तो क्या है, प्रतिलोम विधि। आप इसी दिशा से निकाल रहे हो, मतलब जिस दिशा से गोली निकली, घसी अंदर गई, तो उसी दिशा से निकाल रहे हो, तो क्या हो गई, अनुलोम विधि। समझ में आया, यस या नो। ओके। अब देखो यहाँ पे आवर्चन शल्य को व प्राचीन शल्य को विपरीत मार्ग से निकालना चाहिए। यहाँ आचार्य ने आवर्चीन का अर्थ अधोगत व प्राचीन का अर्थ ऊर्ध्वगत, हिमाद्री, जो हिमाद्री की टीका है ना, ठीक है, आयुर्वेद रसायन है हिमाद्री की टीका, उससे लिया गया। अर्थात अधोगत यानी, अधो यानी नीचे, कोई शल्य मान लो कि ऐसे प्रवेश किया है नीचे की तरफ, जैसे कि किसी ने गोली लगा दी, मतलब कोई तिरछा जैसे बाण है जो नीचे की तरफ प्रवेश किया, तो उसको क्या बोला कि अर्थात आवेशन का अर्थ अधोगत व प्राचीन का अर्थ ऊर्ध्वगत हिमाद्री से लिया गया, अर्थात अधोगत हुए शल्य को ऊर्ध्व निरण करें, तो इसको ऊपर की तरफ खींच लो, ऊर्ध्व निरण करें, और ऊर्ध्वगत हुए शल्य का अधोहर निरण करें, मतलब जो ऊपर की तरफ गया, जैसे कि ये गया ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ खींच लो, अधोहर निरण करें, उसको नीचे की तरफ खींच लो, सीधी सीधी। ऐसे कैसे, कोई मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो उसको सीधा का सीधा ऊपर की तरफ खींच लो बिना किसी चेंज के, और कोई नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको सीधा सीधा नीचे की तरफ खींच लो। तो ये क्या है, प्रतिलोम विधि और अनुलोम विधि। अब नीचे लिखा है तिरछे गए शल्य को छेदन करके। अब कोई मान लो कि जैसे कि मैं बताऊं, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा चला गया, तिरछा चला गया, ठीक है, तो तिरछे का मीनिंग क्या है कि आड़ा तिरछा कैसे ही घुस गया, तो इसको निकालना के क्या करना है, इसकी स्किन कट करो और इसको बिल्कुल सीधा रास्ता बना दो इसके लिए, कि अगर तिरछा काटोगे तो मतलब पूरी कितनी बॉडी को कवर करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, तो इसको मतलब बॉडी को काट के, ये मतलब बॉडी मतलब स्किन को कट करके इसको सुविधा मार्ग से ऐसा रास्ता बनाओ इसके लिए जो ये आसानी से बाहर निकल जाए। मैं तिरछे को क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो दोबारा से, कि तिरछे गए शल्य को छेदन करके, छेदन करके मीनिंग ये है कि उसके लिए मार्ग इजी करके को कैसे भी ऐसा रास्ता अपनाओ, जो मतलब जो चिकित्सक है, जो सर्जन बोलते हैं ना, जिसको अपन MS, मास्टर ऑफ सर्जरी, ठीक है, यही तो करते हैं वो, किसी भी शल्य कोई भी गोली के अंदर गई, उसका ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि उसको आसानी से बाहर निकाल सकें, तो वो रास्ता अपनाना है, सुखपूर्वक निकालें। अब है अगला पॉइंट, अनिर्गातनीय शल्य, मतलब किस शल्य को, किस गोली को, किस तीर को, किस बाण को, किस मिट्टी के कण को, किस नाखून को, ठीक है, बाहर नहीं निकालना है। पूर्व प्रदेश, कक्षा, वंक्षण, पार्श्वगत शल्य जो पृथ्वीलोम, अनुच्छेद, छेदन योग्य व पृथु मुख वाले वर्ण। अब ये बोल रहा है कि भाई कोई अपने मान लो कोई प्रवेश कर गया अपनी बॉडी में शल्य, तो किसको बाहर निकालेगा, पूर्व प्रदेश, और यानी चेस्ट, अपने सीने में मान ले कोई गोली लग गई, ठीक है, कोई ऐसे चला गया, तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तो मना किया है, जब तक मृत्यु की संभावना नहीं है उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कक्षा, कक्षा यानी एक्जिला, जो अपनी एक्जिला है ना, उसमें भी मान लो कोई मान लो चली गई, तो एक्जिला से क्यों नहीं निकालता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकियल फ्लेक्सिस होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम पूरा नर्वस सिस्टम डाउन, तो ब्रेकियल फ्लेक्सिस। वंक्षण, ठीक है, अपनी कमर। पार्श्वगत मतलब अपनी पेशियाँ, पसंद मतलब एक तरीके से पेशियाँ, ठीक है,
रिप्स मतलब जो रिप्स है ना पार्श्व की, वहाँ पे अगर कोई मान लो चले जाए कोई मतलब शल्य, तो वहाँ से नहीं निकाल सकते। जो प्रतिलोम अनुन्नत छेदन योग्य व पृथ्वीमुख वाले वर्ण, जो प्रतिलोम अनुन्नत मतलब एक तरीके से प्रतिलोम प्रतिलोम यानी शल्य जाने की दिशा के विपरीत दिशा से, मतलब इन उर प्रदेश कक्षा वंक्षण पार्श्वगत शल्य जो प्रतिलोम एक तरीके से प्रतिलोम की तरीके सहायता से निकलते हैं, उनको नहीं निकालना चाहिए। छेदन योग्य व पृथ्वीमुख वाले वर्ण, छेदन छेदन यानी जो सर्जरी को काट छाट के निकालते हैं एक तरीके से सर्ग मार्ग बना के, इन जगहों पे ये बोल रहा है ये सब जगह ऐसी हैं इन पे प्रतिलोम की सहायता से, छेदन की सहायता से और पृथ्वीमुख वाले, पृथ्वीमुख यानी क्या होता है चौड़े मुख वाले, ऐसे कोई चौड़ा घाव है तो इन समझो ध्यान से, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं तब समझ में आएगा कि उर प्रदेश कक्षा, उर प्रदेश समझ गए, कक्षा समझ गए, वंक्षण समझ गए, पार्श्वगत, इनमें कोई सल प्रवेश कर गया तो प्रतिलोम विधि से छेदन कर से इनकी सहायता से आपको सल को बाहर नहीं निकालना है। अगर आपको निकालना, अगर सीधा सीधा अगर जिस दिशा से गया उस दिशा से निकल जाए तो निकाल लो, नहीं तो प्रतिलोम दिशा से विपरीत दिशा से उसको नहीं निकालना, छेदन करके नहीं निकालना। और पृथ्वीमुख वाले वर्ण, पृथ्वीमुख वाले ये चौड़े मुख वाले वर्ण है ना, उसको भी प्रतिलोम और छेदन योग ऐसे सहायता से बाहर नहीं निकालना। तो इनको बोल दिया अनिर्घातनीय सल, इनको बॉडी में ही रहने दो। अब विसगल विशल्य घनमर्म में स्थित अर्थात उत्क्षेप और स्तपनी। विशल्य घनमर्म, आप सुश्रुत संहिता की बात कर रहे हैं, अपन मर्म पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 एनाटोमी में, बीएमएस फर्स्ट ईयर में 107 मर्म डिटेल में है, बड़ा क्वेश्चन आता है जब एनाटोमी पढ़ते हो तो मर्म पढ़ते हो तो आता है विशल्य घन। 4 तरह के मर्म होते हैं, सद्य प्राणहरम, विशल्य घन मर्म, कालांतर मर्म और एक और मर्म होता है वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो सद्य प्राणहर मर्म, विशल्य घन मर्म ये बहुत विशिष्ट होते हैं। तो विशल्य मर्म में आता है उत्क्षेप और स्तपनी, ठीक है। उत्क्षेप और स्तपनी, इसका मीनिंग क्या है कि ये ऐसे मर्म हैं, जैसे कि मैं बताऊं, पेन डायग्राम बना देता हूँ। ये इसका सर है, किसी की आंखें ये है, ठीक है, ये नाक है, ठीक है, ये गर्दन है, ये आदमी बन गया, ये कान है, दो बन गया डायग्राम। अब ये उत्क्षेप और स्तपनी क्या होता है, ये यहाँ जो अपनी यहाँ ना कान के ऊपर, कान के ऊपर तो क्या होता है शंख होता है यहाँ पे, तो इसके ऊपर शंख के ऊपर भी दो मर्म होते हैं यहाँ पे। मैं दूसरा कलर चेंज करता हूँ पेन का, तो इस जगह पे क्या होता है उत्क्षेप, ठीक है। और स्तपनी कहाँ होता है, जो अपना ललाट है ना, ललाट पे इस तरीके से दो मर्म, ये 4 मर्म होते हैं, उत्क्षेप और स्तपनी। इन पे भी अगर मान लो कोई बंदूक की गोली लग, अपन बोलते हैं ना कि ये कनपटी पे मतलब अपने यहाँ पे उत्क्षेप पे गोली लग गई, उत्क्षेप पे गोली लग गई, अंदर रह गई, अगर वो अपनी प्राण नहीं ले रही और मतलब बच गए आप, तो उस गोली को बाहर नहीं निकालनी चाहिए। तभी तो बोलते हैं ना माइंड में इसके इसके माइंड में तो एक गोली रह गई, तो बस रहने दीजिए, उसको बाहर मत निकालो, बाहर निकालोगे तो आप मर जाओगे, बाहर निकालने के बाद मर जाओगे, ऐसे तो मर नहीं रहे क्योंकि उसमें सर्वाइव करके तो सर कर गए, लेकिन आप बाहर निकालोगे तो एक्सपायर हो जाएगा। तो पहले ही लिख दिया यहाँ पे, विशल्य मर्म में स्थित आक्षेप और स्तपनी में आपसे मर्म नहीं निकालने चाहिए। उपद्रव रहित, कोई ऐसी बंदूक की गोलियां आपके शरीर में प्रवेश करके और मान लो कोई दर्द नहीं कर रही है, आपको कुछ परेशान नहीं कर रहा, पड़े रहने दो, सिंपल सी बात है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि आपके कोई रोड लगा दी, जैसे कि आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके रोड लगा दी, मतलब बोन को जोड़ने के लिए स्टील की रोड लगा दी, अब वो दर्द ही नहीं कर रही है आपको, वो डॉक्टर बोलेगा भाई 2 साल बाद में 3 साल बाद में बोन जुड़ जाएगी, इसको निकाल देना, लेकिन अपन कभी निकलवाते हैं क्या जानबूझ के, जब तक वो दर्द पैदा नहीं करती, जब तक वो परेशान नहीं करती, जब तक अपन निकलवाते नहीं है उसको। तो उपद्रव रहित है, आपको कोई नुकसान नहीं कर रही, कोई पड़े रहने तो शरीर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो उपद्रव रहित। अभी कमेंट आया है, लेकिन सर वो तो इन्फेक्शन, मैंने क्या बोला, उपद्रव रहित, अगर वो कुछ नहीं कर ही नहीं रही, ना इन्फेक्शन कर रही, ना दर्द कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, उपद्रव रहित पहले ही कर दिया आपने, यहाँ पे पहले कर दिया उपद्रव, आपको उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं है तो पड़े रहने दो। जैसे अपन बोलते ना कि अपन रोड लगाते हैं, जब तक वो अपन को उसको बाहर नहीं निकलवाते तब तक बोन अपनी मतलब वो दर्द नहीं करता, आपको चलने फिरने में परेशानी नहीं करती, तब तक उस रोड को बाहर नहीं निकलवाते। तो उपद्रव रहित, ना तो वो इन्फेक्शन कर रहा, इन्फेक्शन करेगा तो दर्द होगा, सिंपल सी बात है, सूजन आएगी, अब सूजन करोगे तो निकलवाओगे बाहर, तो उपद्रव रहित पहले ही बोल दिया। अदृश्य शल्य जो नष्ट हुआ प्रतीत होता हो, और कोई मान लो कि ऐसा शल्य जो आपके शरीर में प्रवेश कर गया, ठीक है, आपको पता नहीं है, नष्ट होता जा रहा है और धीरे धीरे ऑटोमेटिक शरीर उसको खपा रहा है, मतलब उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको गला रहा है, और आपको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, तो उसको पड़े रहने दो, ऑटोमेटिक शरीर खत्म कर देगा। तो
ये इस तरीके से बताया अनिर्घातनीय शल्य को। आगे क्या बताया, शल्यहारण विधि, कि किस तरीके से शल्य को बाहर निकाल सकते हैं। जो शल्य हाथ से निकाला जा सके उन्हें हाथ से निकालें। जैसे कि कोई अपने कांटा चुभ गया, पैर में कांटा चुभ गया जाता ना, तो वो शल्य ही एक तरीके से फॉरिजन बॉडी अपनी बॉडी में प्रवेश करके उसको हाथ से खींच के निकाल दो। या फिर जो हाथ से ना निकाले उसे सिंग, अही, मकर, वर्पी, कर्कट, मुख वाले यंत्रों से निकाले दृश्यमान शल्य। जैसे कि मान लो कि कोई कील चुभ गई है अपने पैर में, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब दिख रहा है आपको, भाई ये देखो ये चीज़ अपने घुसी गई, जैसे कि अपने बोलते ना कि कुछ ऐसा हिस्सा जो बॉडी में घुस अंदर प्रवेश कर जाता है और आपको दिख रहा है कि देखो ये चीज़ है, उसको इन चीज़ों से, ये यंत्र हैं सिंह, अही, मकर, अपन ने बताया था ना स्वास्थ्य यंत्र, तो उन यंत्रों से खींच के वर्पी, हाँ बोलो सर वर्पी भी यंत्र है क्या? ये वर्पी, हाँ वर्पी ये वर्पी भी कर्कट, यंत्र हैं। ये सब यंत्रों के नाम थे। अपन ने जब चैप्टर किया था ना यंत्र विधि, इसमें बहुत सारे कर, कितने सारे मुख थे उसमें, स्वास्थ्य के यंत्र में कितनी सारी मैंने डायग्राम बताए थे कि भाई अलग अलग पशु पक्षियों के मुख के समान। पशु पक्षियों के मुख्य नाम क्यों दिए, क्योंकि पहले वो आचार्य पशु पक्षियों को ही देखते थे। आजकल कोई भी नियम आता है, न्यूटन के नियम, ये नियम आते हैं तो साइंटिस्ट के नाम से आते हैं, तो वो किसी चीज़ को कितना देंगे, चरक का नियम, चरक का मुख, ऐसे थोड़ी दे सकते हैं। जितने भी पशु पक्षियों के मुख थे उनके आधार पर उनकी आकृति थी, उनको नाम दिया। तो ये सब उनसे निकाले। दृश्यमान की बात कर रहा है, जो दिख रहे हैं आपको, आंखों से दिख रहे हैं। अदृश्य शल्यों को कंक, व्रंग, कुकुर, सरासी, वायस मुख्य यंत्रों से निकाले। देखो यंत्रों की बात कर लिया अपन ने, चैप्टर यंत्र यानी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट अपन ने बताया था, यंत्र यानी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होता है, शस्त्र यानी शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी एक तरीके से कंक, व्रंग, कुकुर, सरारी व वायस मुख्य यंत्रों से निकाले। ये यंत्रों के नाम है, आप याद भी नहीं कर पाओगे बहुत सारी चीज़, लेकिन एक दो याद हो जाए तो कर लेना। तो अदृश्य, अदृश्यों को इनकी सहायता से निकालें। सुशिर शल्यों को ताल यंत्र से निकाले। सुशिर स्थान में स्थित शल्यों को नलक यंत्र, नाड़ी यंत्र से निकालें। अब ये बोल रहा है कि सुशिर शल्य, खोखला है कोई, कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मतलब खोखली है, उसको किससे निकालना है, ताल यंत्र से। ये लाइन याद करना। और सुशिर स्थान में और कोई खाली स्थान में, जैसे आपके स्टोमक में कोई है, गर्भाशय में कोई है, उसको किससे निकालना है, नाड़ी यंत्र से। मतलब देखो अलग अलग, खोखले शल्य को तो ताल यंत्र से, और सुशिर स्थान में मतलब खाली स्थान में स्थित शल्यों को नलक यंत्र से निकालना चाहिए। अब देखो स्थान अनुसार शल्य निवारण। स्थान यानी त्वचा में तो किससे निकालोगे, सिरा में तो किससे निकालोगे, हृदय में तो किससे निकालोगे, अस्थि में तो किससे निकालोगे, पक्वाशय में तो किससे निकालोगे। दुष्ट बात विष, स्तन्य, रक्त, तोय। अगर मान लो कि मान लो किसी ने जहर प्रवेश कर गया, ठीक है, स्तन्य, रक्त, इनमें मान लो कोई शल्य है तो कैसे निकालोगे, कंठ में। और अववाड मातगस, मतलब माड़ में कोई मांस है ना, अपना जो फैट मांस है एकदम, जैसे मसल्स में कोई अंदर चला गया तो उसको कैसे निकालोगे। तो त्वचा में तो क्या करोगे, सदंश यंत्र से। जो कि सदंश यंत्र क्या होते हैं, अपन ने पढ़े थे सदंश यंत्र कितने लंबे होते हैं। मैंने सदंश यंत्र के ऊपर 5 लाइनें लिखाई थी आपको, तो देखो मेरे तो याद नहीं है, आपको जरूर याद करनी है क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर पास जरूर करनी है, ठीक है। अभी मैं याद करूँगा क्योंकि मेरे फाइनल ईयर में ये आएंगे, लेकिन मुझे क्या अभी थोड़ा टाइम नहीं मिला, और मेरी जस्ट मैं आया हूँ अभी फाइनल ईयर में, और मैंने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तब तो मेरे याद थे। तो आपको याद होना चाहिए कि त्वचा आदि में सदंश यंत्र में सिरा स्नायु स्थित सलाखा यंत्र से। सिरा और स्नायु में अगर मान लो कोई शल्य चला गया तो किससे निकालोगे, सलाखा। अब सलाखा क्या होती है मैंने बताई थी, सलाखा क्या होती है, एक लंबी सी डंडी होती है, ठीक है, इसकी सहायता से। कलर चेंज करने तो दिखता नहीं है, ये लाल ही सही है। अब देखो हृदय स्थित त्रासित भय दिखाकर करें, कि भाई मान लो हृदय में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत रिस्की होता है, वो करवाता नहीं है कि यार क्या होगा क्या नहीं, उसको दिखाओ कि भाई भय दिखाओ, डर दिखाओ। या अगर तुम इस शल्य को बाहर नहीं निकालोगे ना, आपकी डेड निश्चित है, तो इसको निकलवा दो कैसे भी करके। तो एक मतलब इसमें बताया गया, इस लाइन में लिखा है कि त्रासित भय दिखाकर करें, उसको डराकर, उसको धमकाकर कि भाई आराम से रहे, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, हम आराम से इसको निकाल देंगे। जो वैद्य अच्छी विधि बनाए, किसी भी तरीके से सरल विधि अपना के उसको बाहर निकालना है। अस्थिगत, पांव से पीड़न करके सुबिल नौकरों से पकड़वाकर धनुष, घोड़ा। अभी देखो क्या लिखा गया, पांव से पीड़न करके सुबिल नौकरों से पकड़वाकर धनुष, घोड़ा। अगर मान लो कोई बोन में चला गया, अब बोन में बहुत अंदर होता है और मजबूत होता है क्योंकि बोन में फिट है वो चीज़, तो क्या कर रहा है कि उसको बांध कर, ठीक है, पीड़न करके सुबिल नौकरों से, जो अपने नौकर होते हैं ना घर के, उनसे खिंचाएं उसको, या फिर नौकरों से पकड़वा कर धनुष, घोड़ा। जैसे अपन बाण चलाते हैं ना, बाण एकदम झटके से जाता है, ठीक है,
एकदम झटके से छोड़ते हैं ना, तो उसको बांध के और एकदम बाण चलाओ झटके से, तो एकदम झटके से देगा तो एकदम निकल जाएगा। या फिर घोड़ा यानी उसको बांध के उस क्या बोलते हैं उस सल को, उस जगह को, फिर घोड़े को बांध के घोड़े पे एक चाबुक मारते हैं, चाबुक मारते एकदम घोड़ा बिजली की तेज रफ्तार से एकदम दौड़ता है, जैसे ही झटका लगेगा ना उससे वो निकल जाएगा। तो ये विधि आती है कि हस्तिगत सल्लों को कैसे निकालते हैं, आचार्य ने कैसे बताया कि एकदम झटका देना पड़ता है। झटका देने का मतलब कि घोड़े में झटका लगता है, धनुष में झटका लगता है, और जो अपने नौकर होते हैं, नौकर एकदम डांटो तेज पुकार के एकदम खींचो, एकदम तेज बोलेंगे तो एकदम वो ताकत में आएंगे, जोश में आएंगे, एकदम खींचेंगे। तो इस सही से क्या कि जो अंदर फिट है सल वो बाहर आ जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं करते, मर व्यक्ति एक्सपायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये बहुत प्रैक्टिस वाली बात है कि कैसे यूज़ करना है। आजकल तो आप सर्जरी करके माध्यम से, ठीक है, बड़े बड़े मतलब सर्जरी आगे बहुत प्रकाशित हो गई, आगे बहुत बढ़ गई। पक्वास्य में मान लो कि आपने कोई सिक्का निकाल लिया, आपके पक्वास्य में आ गया, तो आप विरेचन की सहायता से उसको बाहर निकाल सकते हो, गुदा के मार्ग से बाहर निकल जाता है। दुष्ट वात विष स्तन्य रक्त तोय, ठीक है, रक्त तोय मतलब एक तरीके से रक्त, स्तन, स्तन यानी दूध, जहर, इन सब में मान लो प्रवेश कर गया अपनी बॉडी में, तो क्या करेगा कि दुष्ट वात विष कि दूषित वात, विष अपने दूध में, ठीक है, रक्त में, और मतलब एक तरीके से जल में प्रवेश कर गया, तो किसकी सहायता निकालोगे, चूषण से, ठीक है, चूस के बाहर निकालना है इसको बाहर। कंठ, यहाँ पे कंठगत में सूत को विष के साथ बांधकर गले में डालें। अगर मान लो कंठ अपने गले में कोई चीज़ फंस गई तो कैसे निकालोगे, सूत को, सूत यानी धागा, विष यानी कमल नाल के साथ बांधकर गले से निकालें। अब ये है कि कमल नाल, कमल का क्या होता है, कमल का लोटस का फूल होता है ना, वो उसको प्रवेश कराते हैं, उसमें क्या करते हैं धागे से बांधकर उसको प्रवेश कराते हैं गले में, और जो वो कोई भी चीज़ फंसी हुई थी गले में उसमें अटक के वो बाहर आ जाती है, क्योंकि अब धागा बांध रखा अपन ने, सूत यानी धागा, तो धागे को बांध के प्रवेश कराते हैं और उसमें अटक के, उसमें फंस के वो बाहर खींच लेते हैं उसको। अवगाढ़ मांसगत, पाक करें, स्वेदन, शोधन, उपना, पाटन, ऐसण, वेदन करें। कहने का मतलब अवगाढ़, अगर कोई मांस में फंसा हुआ है कोई चीज़ तो पाक करें, मतलब उसका पकने दें उसको, तब जाके ऑटोमेटिक वो मांस फट जाएगा और बाहर आ जाएगा। स्वेदन करें, उसका शोधन करें, शुद्धि करें। उपना, उपना आदि पाटन, उपना क्या होता है, उपना यानी गरम, अपन बांधे ना पत्ते, पट्टी बांधना, ठीक है, या फिर मतलब एक तरीके से लेप बांध के उसके पत्ते बांध देते थे चारों तरफ से, उपना अपन ने स्वेदन विधि की थी, उपना, ठीक है, या उसको चीर के मतलब मांस को पाटन यानी अलग करके निकाल दे। ऐसण, ऐसण या भेदन, मतलब ऐसण यानी एक तरीके जो नलिकाएं होती हैं, ऐसण ऐसी होती है नलिकाएं, उस नलिका को उसको प्रवेश कराओ चीर के और उसको बाहर खींच लो मांस में से, तो अवगाढ़ मांसगत से आप उसको बाहर निकाल सकते हो। अब है स्वरूप अनुसार सल निर्गाढ़। स्वरूप किसका, सल का, ये जो आकृति कैसी है उसके आधार पर कैसे निकालोगे। उत्थिंड सल मतलब जो ऊपर से ही दिख रहा है, जैसे अपनी बॉडी पे बाहर जैसे कांटा लग जाता है ना, कांटे का छोटा सा हिस्सा बाहर निकल जाता है, बाहर दिखा हुआ रहता है, तो उसको पकड़ के, तो मृदुकर पत्र आदि द्वारा नाड़ी से, तो ये यंत्र बताए हैं। उत्थित सल मतलब ऊपर उठा हुआ सल जो आपको साफ साफ दिख रहा है, उसको इन यंत्रों की सहायता से निकाले। कर्णिका युक्त, कर्णिका युक्त यानी उसमें बलन है, कोई ऐसा सल है जिसमें ऐसे अंदर प्रवेश करके यहाँ पे कर्णिका है, ठीक है, तो उसको किससे निकालेंगे, नाड़ी मुख से। ये चीज़ें आप रटनी ही पड़ेंगी आपको। निष्कर्ष विवार्त ऋजु अयस्कांत से निकालें, चुम्बक से निकालें। निष्कर्ष विवार्त ऋजु मतलब एक तरीके से जो लोहे वाले हैं ना, जो उसको क्या निकालना है, अयस्कांत में चुम्बक से। लाक्षा आदि सल, लाक्षा समझते हो, जो जिससे चूड़े चटकियाँ बनती हैं आपकी, जो मतलब पहनती हैं ना लेडीज हैं, चूड़े बनते हैं, लाक्षा, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि लाक्षा आदि समझ सल। अगर मान लो कि ये चला गया अपनी बॉडी में तो उसको कैसे निकालोगे, तप्त सलाका से। तप्त सलाका मीनिंग गरम सलाका को उसको जगह पर लेके जाओ, वो पिघलेगा, वो पिघलेगा, पिघलने के बाद में क्या होगा, उस सलाका पे वो लाक्षा चिपक जाएगी और उस सलाका को तुरंत बाहर खींच लो, तो लाक्ष। कंठ से कंटक, केशोंदक बमन कराए। अब इसको समझो, ये आता है कंठ गले वाला आता है कि कंठ से कंटक केशोन्न दुख बमन कराएं। ये बोलता है कि गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, कांटा फंसा हुआ है, कोई कांटा फंस गया, ठीक है, तो उसको केशोन दुख मतलब बालों से भरा गुच्छा गले में प्रवेश कराते हैं, ठीक है, गलों में प्रवेश करा दिया, फिर उस व्यक्ति को बमन कराते हैं जानबूझ के। बमन होती है क्योंकि बाल वाला गुच्छा अंदर जाएगा तो बमन होगी, तो उस बमन का होगी ना, उसके साथ साथ उस बाल वाले गुच्छे को बाहर खींच लेना है, क्योंकि धागे से बांध के डालेंगे अपन, तो उस जो बालों के गुच्छे में वो कांटा फंस के बाहर आ जाएगा।
कंठ में ग्रास, अब मान लो कोई गले में ग्रास फंस जाता है, अपन बोलते हैं ना कि रोटी खाते समय फंस जाती है, बोलते पानी पी ले पानी पी ले, तो पानी पिलाएं। स्कंद पर घात करके, कंधों पर उसके मतलब चोट मारो, भाई अपन थप्पी मारते हैं ना पीठ पे, ये थप्पी मार कि आराम से आराम से आराम से, ये गले में मतलब। स्वर्ण चांदी आदि स्वयं विलन हो जाता है। सोने और चांदी की कोई चीज़ अपने शरीर के अंदर है तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक विघटित हो जाती है। मिट्टी, बांस, ओली, बाल, पत्थर, लकड़ी स्वयं विलीन नहीं होते, रक्त मांस को पचा देते हैं और स्वयं अंग से पृथक हो जाते हैं। कि ये क्या है, मिट्टी, बांस, ओली, बाल, पत्थर, लकड़ी, मतलब एक तरीके से वही धूल मट्टी, ये क्या होते हैं, पचते नहीं है, विलीन नहीं होते, रक्त मांस को पचा देते हैं, मतलब जहाँ पे वो थे ना उस चीज़ को हटा देते हैं, और इस स्वयं ही ऑटोमेटिक बाहर थोड़े दिनों बाद में पकने के बाद, जैसे कि उस चीज़ को पका दिया, पस पड़ गई, पस पड़ने के साथ वो पस के साथ बाहर आ जाते हैं, तो अंग से पृथक हो जाते हैं। ये स्वरूप अनुसार किसका स्वरूप है, सल का स्वरूप। अब देखो, नदी में डूबने पर, नदी में डूबने पर उदरगत जल का सल निकालना। उदरगत मतलब पेट में कोई पानी चला गया, उसको कैसे निकालोगे, सिर नीचा करके लेट जाएं, कोई ऐसी जगह पे लेट जाओ जहाँ पे सिर नीचा हो, ताकि वो पानी बाहर आके मुख से बाहर आ जाए। बमन कराएं, मुख तक माल राशि मतलब राख में गाड़ दें। और ये चीज़ करने के बाद में उसको क्या करना है कि ज़मीन में मतलब राख में उसको लेटा के राख ढक दो उसको, मतलब पूरे गले तक, ताकि उसकी उष्णता से वो पानी बाहर आ जाए। अब है कणगत जल सल का निकलना। कान में पानी भर जाए तो क्या करोगे, तेल पानी को हाथ से मथकर कान में डालें, तेल पानी को हाथ से मथकर कान में डालें, अधोमुख करके दूसरे भाग पर हल्की चोट करें, चूषण करें। तो ऐसा चूस के बाहर निकालो उस कान को, मतलब अपन मुख से खींचते हैं ना, तो ऐसे अधोमुख करके दूसरे भाग पर हल्की चोट करें। अब मान लो जिस कान में पानी गया है उसको नीचे कर लो और दूसरी साइड से अपन सिर पे मारते हैं कि भाई पानी निकल जाए, अपन करते हैं ना ऐसे। तेल पानी को हाथ से मथकर कान में डालें, और दो मतलब एक कटोरी में पानी ले लो, तेल मिला लो, ठीक है, फिर उसको अपने हाथ से मलकर तेल उसमें डालते हैं कान में, क्योंकि तेल की सहायता से वो क्या है कि बाहर आ जाता है। तो तेल पानी को हाथ से मथकर कान में डाल दें। इन तीनों चीज़ की वजह से क्या होता है, कान में गया पानी बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है चैप्टर पूरा। अब करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन।